मुझे लगता है कि कोई पर्सन को डिसेबिलिटी के बेसिस पे जज करना या बिहेव करना या अलग बिहेव करना ये काफ़ी वियर्ड और अलग चीज़ है जो मतलब मुझे आफ्टर एक्सीडेंट रियलाइज़ हुआ। Greetings, ladies and gentlemen. Today it is an honor and a pleasure for me to introduce you all to this very particular session where we are going to know more about the challenges of disability. My name is Harsh and I'm going to moderate this session for all of you, wherein I'm going to introduce you all about this session and perhaps the person who is going to interact and address all of us. First of all, I request you to kindly acknowledge and welcome the presence of our esteemed guest, Mr. Chitrasen Sahu, who is here with us. I would like to request all the person, those who are watching this session on YouTube, to kindly upload in the comment section and welcome the presence of our guest. Mr. Chitrasen Sahu, also known as Half Human Robo, is an Indian mountaineer and inclusion and disability right activist. He is the first double amputee from India to scale Mount Kilimanjaro, Tanzania, and Mount Kosciuszko, Australia. He is also a national wheelchair basketball player. He established Mission Inclusion, which provides assistance to people with disability through counseling and the donation of artificial limbs. And I believe his profile has so many things, so many glories, which I won't be able to explain in next few minutes. But I'm pretty sure during this conversation we are going to learn a lot from him. So first of all, sir, I welcome you to in this session. Thank you so much for joining and agreeing to share your thoughts with us. We are extremely very happy to have you for today's talk. थैंक यू सो मच हर्ष। Thank you so much, sir. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा आज आज मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है और लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और मैं भी काफ़ी कुछ लर्न करूँगा आपसे और काफ़ी कुछ हम बातें आज शेयर करेंगे। श्योर सर, श्योर सर, हम बिल्कुल कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी बातें करें जो और भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सर, इन सेम कॉन्टेक्स्ट सर, मेरा पहला क्वेश्चन सर, हम शुरू करते हैं आपके मिशन इंक्लूजन से। सर, इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट टू यू, कुछ थोड़ा-सा अपने मिशन इंक्लूजन के बारे में सर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। मिशन इंक्लूजन मेरे 7 समिट एक्सपीडिशन जो मेरा एम है, उसका मैंने नाम रखा है। मिशन इंक्लूजन इसलिए क्योंकि मैंने एक सेगमेंट में जब आई थिंक मेरा 2 सेगमेंट रहा है, एक बिफोर एक्सीडेंट या आफ्टर एक्सीडेंट। सो आफ्टर एक्सीडेंट मैंने जो चीज़ रियलाइज़ की एक एक अलग ही दुनिया है डिसेबिलिटी की। तो मैंने देखा जो सोसाइटी में जो लैक्स हैं, कहाँ पे हम छूट रहे हैं, वो चीज़ें मैंने रियलाइज़ की कि लिम्ब लॉस अवेयरनेस नहीं है प्रॉपर। लोगों को मालूम नहीं कि हाउ टू बिहेव विद पीपल विद डिसेबिलिटी, बहुत सिम्पैथी शो करते हैं। या और भी जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं लोगों को जैसे कि लिम्ब कहाँ पे मिलेगा या फिर जो और भी असिस्टिव डिवाइसेज़ हैं उसके बारे में मालूम नहीं है। और इसके साथ-साथ हमने बीच में एक ड्राइविंग राइट्स के लिए भी केस किया हुआ था हाई कोर्ट बिलासपुर से। सो हमने देखा कि सारे तरफ देख कहीं न कहीं पे चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, चाहे लोगों के बिहेवियर हो, चाहे वो हमारे अंदर की बातें हों, हमारे हमारे खुद की बोलना चाहिए नेग्लिजेंसी हो, हमें मालूम नहीं है इस सेगमेंट के बारे में। तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए और इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए हमने मिशन इंक्लूजन के तहत काम करना स्टार्ट किया और इसीलिए जो 7 समिट का जो हमने टारगेट रखा है जिसमें से किलिमंजारो और कोजिस्को ऑस्ट्रेलिया का जो हो चुका है और 5 समिट और बाकी है, तो उसका हमने मिशन इंक्लूजन नाम रखा है। और इस पे हम काम कर रहे हैं, अभी तक काफ़ी लोग को हम हेल्प किए हैं इस मिशन इंक्लूजन के तहत और भी अभी काम जारी रहेगा और साथ-साथ हम माउंटेनियरिंग के साथ इसको इंक्लूजन से रिलेट करके और एक एबिलिटी को प्रमोट करने वाली बात है। तो मिशन इंक्लूजन ओवरऑल इस पे काम कर रहा है। सर, ये बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं एंड आई थिंक द पीपल्स दोस हु आर वाचिंग दिस सेशन दे विल रियली गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस योर स्मॉल एफर्ट एंड आई थिंक इट विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस ऑन द ग्राउंड लेवल। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। सर, एक्चुअली you have got the title of half human robo. Sir, it's a kind of request to you, sir, kindly explain our viewers कैसे ये टाइटल मिला। आई एम श्योर स्टोरीज के पीछे की काफी इंटरेस्टिंग होगी।
आई थिंक ये स्टोरी ऐसे हाफ ह्यूमन रोबो के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कोई मुझे कहता है कि लाइक हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट या फिर कई लोग जो हॉलीवुड के जो शौकीन हैं या फिर उनको साइबोग जो बोलते हैं। तो ऐसे ही मतलब लोग ना टाइटल देते रहते थे तो हमने उसे बोलना चाहिए टैग लाइन जिसको बोलना चाहिए हाफ ह्यूमन रोबो कि वो क्योंकि लोग ऑलरेडी रोबोट या सेमी रोबोट हमको कंसिडर कर रहे हैं या साइबो कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने हाफ ह्यूमन रोबो एक टैगलाइन स्टार्ट किया कि अपने लिए कि उसको सबसे क्योंकि हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट काफी लंबा होता है तो हाफ ह्यूमन रोबो नाम से फिर लोगों ने वो इनिशिएट किया कि यही नाम देके वो कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो ये बिल्कुल। लोगों का ही देन है मतलब इस पे हमारा कुछ भी नहीं है। सो हम उस नेम को बहुत शॉर्ट करके बीइंग अ डिसेबल या बीइंग अ एम्प्यूटी डिसेबिलिटी को हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हाफ ह्यूमन रोबो जो है क्योंकि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं रहता कि लेग के बारे में। तो लोग एटलीस्ट इस चीज को समझते हैं कि आफ्टर डिसेबिलिटी भी बहुत सारी चीजें हैं और इस तरीके की टेक्नोलॉजी है या फिर कोई ऐसा बंदा है जो मतलब इस तरीके की चीजें कर रहा है ऐसे करके। तो इंडिया में और स्पेशली इन छत्तीसगढ़ काफी ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और नया है। तो एटलीस्ट ये इस चीज के कारण अवेयरनेस हो रहा है कि हाँ टेक्नोलॉजी इतना तक हायर है कि लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इस पे। तो हाफ ह्यूमन रोबो के नाम रखने के पीछे भी यही लॉजिक है। ऑलराइट सर, इट वाज रियली वेरी इंस्पायरिंग। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है सर। इट्स अ काइंड ऑफ मींस आई थिंक द इट्स अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू व्हिच यू आर कंटिन्यूअसली रेजिंग। सर आपको क्या लगता है कि क्या चीजें हैं जो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करनी चाहिए अबाउट द पीपल दोज हु आर सम काइंड ऑफ डिसेबल? मुझे ऐसा लगता है मतलब जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा लैग कर रहे हैं वो है क्योंकि 80% पॉपुलेशन मतलब ऐसा है ना ये लोग ऐसे हैं कि हम अपने कभी ना कभी लाइफ स्पैन में ऐसा है कि हम कभी ना कभी डिसेबल होते हैं। चाहे वो कुछ समय के लिए हो, कभी एक्सीडेंट हो गया हमारा, कभी हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया या फिर और कुछ हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, फिर बाद में रिकवर कर ले रिहैबिलिटेशन से। बुजुर्ग होते हैं हम लोग 60 पार करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम कभी ना कभी डिसेबल होते हैं। हमारे जो आंकड़े हैं वो भले हमें बोलना चाहिए कि 2% के आसपास दिखाते हैं और जो बाद में भी डिसेबिलिटी का आंकड़ा बढ़ गया वो अभी 7 से 21 हो गया है। तो करीबन 6% होगा। तो पर कहीं न कहीं बोलना चाहिए हम अपने डिसेबिलिटी जो है उसको कहीं न कहीं अपने लाइफ में हम देखते हैं। अब चूँकि हम भी कभी न कभी डिसेबल होते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई पर्सन को डिसेबिलिटी के बेसिस पे जज करना या बिहेव करना या अलग बिहेव करना ये काफ़ी वियर्ड और अलग चीज़ है जो मतलब मुझे आफ्टर एक्सीडेंट रियलाइज़ हुआ। क्योंकि अभी भी मैं मतलब अपने आप को एक्सीडेंट के बाद एक एक इंजरी है, आपके कुछ लिम्ब लॉस हुआ है, कोई पार्ट चला गया है, बट आप पर्सन फर्स्ट हो। इसीलिए यूएन ने पर्सन विद डिसेबिलिटी या पीपल विद डिसेबिलिटी का वो जो नाम दिया हुआ है डिसेबल पर्सन को, ये इसीलिए किया है क्योंकि हर कोई पहले ह्यूमन बीइंग फर्स्ट है, उसके बाद डिसेबिलिटी बाद में आती है। तो इवन जो टर्मिनोलॉजी अलग-अलग जैसे बोलते हैं डिफरेंटली एबल या स्पेशली एबल्ड, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे बोलने से। पर लेकिन आप सोचते क्या है डिसेबिलिटी के बारे में ये बहुत फ़र्क पड़ता है। और लोगों का नज़रिया जो है जिस पे लैग कर रहे हैं वो अ, हम पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बाद में आते हैं, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बाद में आते हैं, पर जो सबसे पहले किसी इंसान को जो फ़र्क पड़ता है वो है बिहेवियर से बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपका बर्ताव जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ या डिसेबल्ड पीपल के साथ कैसा है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है और इन जनरल जो है बहुत सिम्पैथी वाली बात होती है जो लोगों को बहुत हर्ट करता है। क्योंकि लोग अपने आप को उसी नज़रिए से देखते हैं जैसे आप अपने आप को देखते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको सबसे ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। All right, sir. I think you have raised very important point, and the people need to understand this, and we need to as well as follow this. And I think the people, those who are watching this session, they will learn from this. And not only I think, but I do strongly believe this. Sir, एक मेरा next question आपसे है, sir. What actually made you inspired to get into the mountaineering? अ,
इस सच ऐसे माउंटेनियरिंग का मेरा अगर बिफोर एक्सीडेंट और आफ्टर एक्सीडेंट ऐसा कुछ एकदम नहीं था कि मुझे माउंटेनियरिंग करनी है। बट मैं बहुत ट्रैवल करने का बहुत शौकीन हूँ। मैं बहुत सारे ट्रैक करता था छोटे-छोटे कॉलेज टाइम में। तो और मैं मैराथन रन करता था, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता था स्कूल टाइम में। कॉलेज टाइम क्रिकेट का बहुत शौकीन था, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, अभी भी खेलता हूँ, पर अभी काफ़ी कम हो गया है। तो मैं पहले के जैसे फ्रीडम पाना चाहता था। तो आप जो बोल रहे हैं मोटिवेशन का सोर्स जो है, तो फ्रीडम इज़ माय मोटिवेशन कि मैं हमेशा पहले के जैसे बनना चाहता था। और उसके बाद बेस्ट पार्ट ये रहा कि मेरे साथ कि मेरे दोस्त लोग काफ़ी अच्छे थे और साथ में उन्होंने कभी अलग से बाइफरकेट मुझे नहीं किया कि लाइक यार ये इसके साथ है तो फिर बर्डन है, या फिर कभी भी ट्रिप प्लान हो रहा है या ट्रैक प्लान हो रहा है तो फिर नहीं ले जाने वाला, ऐसा नहीं था। तो इंक्लूड करके ले जाते थे मुझे। तो जब छोटे-छोटे ट्रैक करना स्टार्ट किया, तो जब आप ट्रैकिंग करते हैं ना, तो आई थिंक ये दैट काइंड ऑफ ये कि थोड़ा आपको हैबिट पड़ जाती है या फिर आदत पड़ जाती है, तो वो आपको चीज़ें अच्छे लगने लगती है। और आप जब नेचर के करीब होते हैं, वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, माउंटेन्स होता है, जंगल है और मौसम वैसे अच्छा है, तो आप अपने आप को रियलाइज़ करते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं या फिर आपके अंदर कैपेसिटी है। तो वो चीज़ें आपको धीरे-धीरे और धीरे-धीरे ग्रो करती है आपको, और आपको करने का मन करता है। तो मेरे साथ ऐसा ही रहा, मैं छोटे-छोटे ट्रैक से स्टार्ट किया। बाद में जाके हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन ट्रेनिंग की, और हमने इनिशियल लेवल में कुछ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई किया ट्रेनिंग के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि रिस्क एसोसिएट था इसमें। तो पर मैं सीखते गया और बाद में फिर किलिमंजारो प्लान हुआ, और हमने सक्सेसफुली किलिमंजारो क्लाइंब किया और फुजीस को, और अभी और भी माउंटेन्स बाकी है जिसको करना है। तो इस तरीके की चीज़ें हुई, तो आई थिंक ओवरऑल ये है कि फ्रीडम इज़ माय मोटिवेशन, यही बोल सकता हूँ मैं। और फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक हर इंसान के लिए फ्रीडम काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और स्पेशली इन दिस कोविड टाइम्स वी रियलाइज़ दैट कि हमें कैसा फ़ील होता है जब एक एक इंसान मतलब घर के कमरे में बंद बंद हो और उसको कहीं बाहर मिलने को जाने को नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी घुटन सी होती है, और ये डिसेबिलिटी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। अगर अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब घर में ही रह जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी के कारण मे बी हमारे प्लेसेस एक्सेसिबल नहीं हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एक्सेसिबल नहीं है। तो सोचो ये कितनी बड़ी दिक्कत है, जो मतलब इतने सारे लोग सफ़र कर रहे होंगे। अगर बोल सकता हूँ कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं, और सिर्फ़ इसलिए कि या तो हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, या तो फिर हमारा इस सेगमेंट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो मेरे साथ यही था, फ्रीडम ही मेरा मोटिवेशन है, और फ्रीडम के कारण ही मैं पहले जैसा बनना चाहता था, इसलिए आगे बढ़ा मैं। All right, so it was really very inspiring answer for all of us. सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है सर आप थोड़ा सा ये बताइए कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स है जो डिफरेंटली एबल पीपल जनरली पब्लिक प्लेसेस में फेस करते हैं? चूँकि मैं बहुत सारे पैरा एथलीट और जो मिशन इल्यूजन के तहत अपन काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से अपना इंटरेक्शन होता है। बहुत सारे लोग की जब हम काउंसलिंग करते हैं आफ्टर एक्सीडेंट, या फिर कई लोग ऐसे रहते हैं जो जिस डिसेबिलिटी के कारण या फिर लोगों के बिहेवियर के कारण, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो मुझे जो कॉमन जो चीज़ें लगती, पहला जो क्लियर विज़िबल जो है वो एक्सेसिबिलिटी का है। और कई बार हम एक्सेसिबिलिटी को काफ़ी नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि चलो कोई केयर गिवर है, या फिर कोई ना कोई उसके साथ रहे। पर ये जो साथ रहने वाली चीज़ है ना, बहुत टांग लगती है, क्योंकि हर कोई इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। तो ये चीज़ उसके जो पीछे लॉजिक है एक्सेसिबिलिटी के, वो समझ नहीं पाते हैं। एक्सेसिबिलिटी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है एक्सेसिबिलिटी। और आप बोलेंगे कैसे? तो इसमें इसलिए होता है कि सपोज़ आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, वो एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ का टॉयलेट, वहाँ पे जो बाकी सारा चीज़ है वो एक्सेसिबल नहीं है। तो आप बहुत कम इंटेक करते हैं, कम पानी पीते हैं, कम खाना खाते हैं, क्योंकि आपको बार-बार वॉशरूम जाना ना पड़े। तो एक्सेसिबिलिटी जो है डायरेक्ट रिलेशन है हेल्थ से। तो बहुत सारे हमारे पैरा एथलीट जो स्टेडियम में जब हमारे नेशनल इवेंट्स होते हैं और ये सारी दिक्कतें आती हैं, तो कोशिश रहती है कि हम कैसे भी करके एक्सेसिबल वो बनाएँ स्टेडियम्स को, और ये करें ऐसा करके। तो पहला मेजर प्रॉब्लम मुझे लगता है कि एक्सेसिबिलिटी का है। दूसरा प्रॉब्लम जो है मुझे लगता है वो कॉमन है हमारे थिंकिंग का, जो बिहेवियर का है। क्योंकि कई बार जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मैं जनरली क्या था, शॉर्ट्स के साथ ट्रैवल करता हूँ। तो
ताकि लोगों को पता चले कि ये चीजें होती है, पर बहुत घूर के देखते हैं क्योंकि वो कॉमन नहीं है, पर घूर के देखने तक सीमित है। फिर बट इन जनरल बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आपको एक पर्सनल स्पेस होती है, उस दायरे को भी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। कई लोग पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो वो उनको हमेशा वो डिसेबिलिटी में प्रॉब्लम दिखती है हमेशा। तो ये सब सारी चीजें होती है, या फिर वो सडनली आपको पूछने लग जाते हैं कि नहीं आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हो गया, ये पहले से है, ये एक्सीडेंट से है, क्या है। आई थिंक आप जब किसी अननोन के साथ मिलते हैं तो आप कभी ऐसे क्वेश्चन करते नहीं है। मतलब ये बेसिक एक तो बोलना चाहिए ह्यूमन इटिकेट्स है, तो ऐसा हम करते नहीं है, पर ये चीजें होती है। या कई बार ऐसे होता है जो व्हीलचेयर यूजर होते हैं उनके साथ कि डायरेक्टली लोग बिना पूछे वो हेल्प ऑफर करते हैं। तो एटलीस्ट एक सही तरीका है कि आप उनसे पूछ लें कि उनको वास्तविक में हेल्प की जरूरत है नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई मतलब इंडिपेंडेंटली वो करना चाहते हैं। तो एटलीस्ट हेल्प ऑफर करने से पहले पूछ लेना चाहिए। तो मोटा माटी बात ये है कि अगर आप जैसे आप अपने दोस्तों के साथ अपने अपने आप के साथ जैसा बर्ताव की उम्मीद रखते हैं, तो वैसा ही बर्ताव पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ भी करना चाहिए, हर किसी के साथ करना चाहिए। तो ये बस यही सामान्य प्रक्रिया है मेरे ख्याल से। Indeed, sir. Again, it was a great message from your side, and I think the people need to understand that they have to behave like a person, like a normal human being. There is no difference. Rather say they are a differently abled people. They are in some ways they are better than, maybe they in other skill they are better than us. So we can't judge anyone on the basis of any physical disability. सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, सर आपको क्या लगता है कि सोसाइटी को ज़्यादा मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए क्या वेज है जो गवर्नमेंट या पब्लिक वो कर सकती है, यूज़ कर सकती है, तो सोसाइटी ज़्यादा इंक्लूसिव बन सके? इस पे सबसे बड़ा जो है गवर्नमेंट में जाने से पहले इट्स यू एंड मी, जो हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, आप और मैं सिर्फ। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जैसे फैमिली है, मोस्टली मैंने जितने रिहेबिलिटेशन केसेस देखे हैं, तो फैमिली में सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन बच्चे को जो डिसेबल हो जाते हैं या फिर बाई बर्थ डिसेबिलिटी जिनकी रहती है। तो उनके यहाँ का ही बिहेवियर मतलब ऐसा रहता है कि लाइक वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं बच्चे को, उनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं होती है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो कहीं न कहीं वो एक सोसाइटी से वो दूर चला जाता है एक तरीके से। उसको हम साइडलाइन कर देते हैं, और चूँकि हम समाज के एक हिस्सा हैं, और समाज में हर किसी का योगदान है, और समाज के आप एक किसी वर्ग को आप ऐसे छोड़ देंगे, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, चाहे हम वुमेन्स की बात करें। तो ये इसमें सब में यही है कि आप अगर किसी वर्ग को छोड़ेंगे तो ओवरऑल आपका नुकसान जो है सोसाइटी का है। तो इसपे ये हम ही हैं, हम ही लोग ज़िम्मेदार हैं इसके इंक्लूज़न के लिए, और हम ही जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसमें हमसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमसे पहले मैं पहले आता है। तो एज़ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर कोई भी हो, उनको सबसे पहले जो है इंक्लूज़न क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। हम जो डिसेबिलिटी के डाटा हैं, उसको नहीं शेयर कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ कि अगर डिसेबिलिटी अभी 7 टाइप से 21 टाइप्स हो गया है, तो हर डिसेबिलिटी बहुत अलग है, और प्रॉब्लम्स भी हर डिसेबिलिटी के साथ अलग-अलग प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस भी बहुत अलग-अलग हैं। वुमेन विद डिसेबिलिटी का चैलेंजेस बहुत अलग-अलग हैं। तो इसकी जब डेटा की बात आती है, जब हम जानेंगे नहीं इस डिसेबिलिटी के बारे में, तो हम उनके लिए काम कैसे करेंगे? तो जनरली लोग क्या है, सामने नहीं आना चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताया ना, आर्टिफिशियल लेग यूज़ करते हैं पर वो छिपा के रखते हैं, या फिर उनसे अगर किसी के लिए इंक्वायरी करो कि यार इनका हेल्प कर दो, तो जस्ट कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब ये फैक्ट की बात है कि वो मना कर देते हैं कि लाइक वो मेरे बारे में जान जाएगा तो बहुत गलत हो जाएगा, कि मेरी प्राइवेसी लीक हो जाएगी, मेरा आर्टिफिशियल लेग है। सो ये शेम की तो बात नहीं है कि आपका आर्टिफिशियल लेग है, इट्स योर स्ट्रेंथ, इट्स योर आर्टिफिशियल लेग, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो वीकनेस नहीं है आपकी। पर इन जनरल कहीं न कहीं मतलब मुझे लगता है कि दूसरों के सोचने से पहले खुद को सोचना बहुत ज़रूरी है, खुद को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ कि मैं और हम बोलना चाहिए, और एक फैमिली जो है, तो ये 3 जो चीज़ है सोसाइटी में, 3 जो कंपोनेंट है वो मिल के अगर काम करे और मिल के सोचे, तो आई थिंक इंक्लूजन जो है सिर्फ डिसेबिलिटी की नहीं, मतलब सारे सेगमेंट की इंक्लूजन की बात है। चाहे वो वृद्धजन हो, बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर हो, या पर्सन विद डिसेबिलिटी हो। तो इंक्लूजन ऐसे ही आगे बढ़ सकता है। इंक्लूजन ऐसे ही आ सकता है सोसाइटी।
Indeed, sir. I think it's a kind of privilege today we got to hear all these things from you. Sir, I would like to tell my viewers that sir is also a national level wheelchair basketball player. Sir, my next question to you is what actually motivated you? क्या motivate करा आपको कि basketball में मतलब कैसे entry कैसे हुई आपकी? व्हीलचेयर बास्केटबॉल के पीछे ऐसा कोई मोटिवेशन रहा नहीं, मतलब इनिशियली जैसे मैंने कहा कि मैं फ्रीडम के लिए ढूंढ रहा था, मैं हमेशा पहले जैसा बनना चाहता था। मैं पहले मैराथन करता था, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में मैं रन करता था, मतलब क्योंकि मैं डिफेंस उसमें रहा हूँ, एस्पिरेंट रहा हूँ, तो फिर तैयारी करता था मैं, तो मुझे रन करना बहुत पसंद था। सो आफ्टर एक्सीडेंट मैंने ब्लड रनिंग लेग के बारे में मैंने स्पॉन्सर ढूंढना स्टार्ट किया। तो बट स्पॉन्सर तो मिला नहीं, पर मुझे मैं पहुंच गया व्हीलचेयर बास्केटबॉल के सिलेक्शन ट्रायल में, ताकि मेरा ये टारगेट था कि वहां से अगर मैं इस व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट करूं तो मुझे इनकेस बाद में स्पॉन्सर मिल जाए। तो ऐसी मेरी जर्नी रही, और व्हीलचेयर बास्केटबॉल में एक पहला साल खेला। फिर जब टीम को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं था, तो मुझे व्हीलचेयर बास्केटबॉल में कुछ खास बातें जो बहुत अच्छी लगी। व्हीलचेयर बास्केटबॉल में सिर्फ बास्केटबॉल के पूरे रूल्स जो हैं, जो हमारे जो नॉर्मल जो बास्केटबॉल है, उसके सारे रूल्स एज इट इज इस पे लाया गया है, मतलब किसी में रिलैक्सेशन दिया नहीं गया है। इवन उसके हाइट से लेके जितने टाइमिंग्स होते हैं बास्केटबॉल के, वो सारा सेम है, बल्कि इसके साथ चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है व्हीलचेयर के साथ, क्योंकि उसी टाइमिंग में और उतना ही हाइट पे और व्हीलचेयर के साथ खेलना, और इस पे फाउल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो फिर ये अपने आप में थोड़ा टफ गेम है। तो जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, तो हम सिंपैथी और रिलैक्सेशन की बात नहीं करते हैं, छूट की बात नहीं करते। तो व्हीलचेयर बास्केटबॉल की ये चीज मुझे बहुत पसंद आई, और आई थिंक मुझे लगा ये अपने आप में पर्सन विद डिसेबिलिटी को एम्पावर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एटलीस्ट लोग इसी बहाने तो मतलब खेलने तो बाहर आए। तो हमने फर्स्ट ईयर के बाद जो है, एक साल जब मैंने नेशनल खेला, तो हमने ही टीम का बागडोर, मैं और मेरे कोच है निखिल सर, तो हम लोग ही अभी स्टेट में छत्तीसगढ़ व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत सारे प्लेयर तलाश कर रहे हैं कि एटलीस्ट लोग घर से बाहर तो आए। तो एक पहला तरीके, एक मैराथन की भी हमारी टीम है, जो ब्लेड रनिंग ब्लेड नर्स की टीम है छत्तीसगढ़ में, जो मैराथन करती है। तो ये दोनों के पीछे सेम मोटिव है कि एटलीस्ट लोग घर से बाहर आए, और अभी अच्छा कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, जो एक प्लेयर है हमारी इंटरनेशनल खेलने भी गई थी। तो इस तरीके की चीजें। It's really great to listen all these things are from you. Sir, my next question to you is in mountaineering, which peak do you next look forward to conquer? मेरा बेसिकली माय एम इज टू कनकर 7 समिट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट। तो मेरा पहला जो था किलिमंजारो का था, जो अफ्रीका की है, और उसके बाद माउंट कोजेस्को जो ऑस्ट्रेलिया की है। फिर इसके बाद जो अभी जो नेक्स्ट मिशन जो है, उसमें और भी 2-3 माउंटेन जो अभी कोविड कारण नहीं हो पाया। तो पहला जो अभी मुझे दिख रहा है कि माउंट एल्ब्रस का है, और उससे पहले मैं अभी एवरेस्ट बेस कैंप जाऊंगा, ताकि जब जो एवरेस्ट का टारगेट है वो, उसके पहले मैं वहाँ के सारे चीजों को देख लूँ। तो हमने जो है एल्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग प्लान किए हुए हैं, जिसमें जो रेस्ट ऑफ 5 समिट हैं वो भी होगा, और 2-3 अलग से और माउंटेन्स होगा। तो अपकमिंग जो है वो एवरेस्ट बेस कैंप का है। फिर सियाचिन ग्लेशियर में जो पैराएसएफ और जो हमारे मार्कोस कमांडो की टीम है, जिसके साथ हम क्लॉ ग्लोबल नाम की संस्था है, उसके साथ हम सियाचिन ग्लेशियर क्लाइंब करने वाले हैं। फिर उसके बाद माउंट एल्ब्रस है, उसके बाद माउंट एकांकागुआ, फिर एवरेस्ट, फिर देनाली। तो ऐसे 5 समिट और 1-2 और समिट है जो हमने प्लान किया हुआ है। तो इस तरीके का अभी मतलब अपकमिंग जो है एडवेंचर प्लान है। अगर वो फुली रिसोर्सेस रहें, तो फिर हम बहुत जल्द इसको सक्सेसफुली क्लाइंब करेंगे। Sure, sir. I wish more success comes in your way. Sir, I don't want to take your much time. So, moving to my last question of this session, actually, the question is, sir, what will be one piece of advice from your side to all the person those who give up very easily and never try again? हर चीज पे मैं एक चीज बोलूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने स्कूबा डाइव भी किया, स्काई डाइव भी किया, माउंटेनियरिंग भी किया है। तो मैं इन सब में ना कुछ कुछ चीज सीखा हूँ। माउंटेनियरिंग में एक चीज सीखा है कि सबसे पहला जो मुझे लगता है कि अप्स एंड डाउन्स एंड पार्ट ऑफ लाइफ। जब माउंटेन क्लाइंब करते हैं ना, तो बहुत सारी उतार चढ़ाव आता है, एक पीक आता है, फिर दूसरा पीक आता है, फिर फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर रीच कर जाते हैं।
तो जस्ट ये जर्नी का पार्ट है, एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको अगर मानते हुए आदमी आगे बढ़े तो बहुत आगे बढ़ सकता है। स्कूबा डाइविंग में ये चीज सीखा है कि हमने बहुत अलग अलग, आपके पास सारा चीज रहता है, आपके पास स्कूबा डाइव करते हैं, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, रेगुलेटर है, मास्क है, तो आपके पास सारी चीज का सॉल्यूशन है। पर लेकिन आप क्या होता है, जब समस्याएं बहुत सारी आपके आसपास आती है तो फिर आप बहुत हड़बड़ा जाते हैं या फिर गिव अप करने लगते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है तो मुझे लगता है आपको सॉल्यूशन की ओर जाना चाहिए। स्कूबा डाइविंग ये सिखाती है। स्काई डाइविंग जो है, आई थिंक हमारे अंदर बहुत सारी फियर है या बहुत सारी भावनाएं हैं जो हमने अपने अंदर डाल के रखी हुई है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, या ऐसा करेंगे तो ऐसा जाएगा। तो आई थिंक फॉरगेट, अगर कोई चीज शुरुआत करते हैं तो इनिशियल स्टेज में आपको दिक्कत होगी या डर लगेगा, पर जब आप करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, तो काम का शुरू करना बहुत जरूरी है। और स्काई डाइविंग हमें यही सिखाती है। तो ये 3 मैसेज जो है, 3 मेरे एडवेंचर से मैंने रिलेट किया है और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत मजा आया होगा इसमें। और आज के सेशन के लिए हर्ष भाई बहुत 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 शुक्रिया, और मुझे उम्मीद करना हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। Sure, sir. Sure, sir. I can say there is a lot to learn from you, sir. Hopefully, we can conduct more such session in future. Thank you so much, sir, for joining and giving your important time. It was a healthy discussion with you on the topic. Thank you so much. On the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.